हेलो बच्चों और स्वागत है आपका कंपटीशन वाला पर। और मैं हूं आपकी दीक्षा मैम। तो बेटा आप सब ने बहुत सारे बच्चों ने अभी नीट दिया होगा जो अभी हुआ था संडे को। तो बहुत से बच्चों का बहुत अच्छा एग्जाम हुआ होगा, बहुत से बच्चों का हो सकता है अच्छा भी ना गया हो। तो चलिए पहले देखते हैं कि कैसा एग्जाम था। एग्जाम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। अगर जूलॉजी की बात करें, इसमें सिर्फ एक ही चीज करनी थी कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी थी, जो हम हमेशा कहते हैं, सारे टीचर कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लो। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या प्रूफ्स हैं कि कहाँ कहाँ से एग्जाम आया। अब लोग कहते हैं कि ये तो पढ़ाते रहते हैं यूट्यूब पे, क्या फर्क पड़ता है ना। तो मैंने या कह लो 6 लेक्चर लिए थे बेटा उमी 2.0 में। ये लिखे हैं सारे लेक्चर। इनमें से एनिमल हस्बेंड्री में से कुछ नहीं आया, इन चैप्टर्स में से आया था। तो चलिए देखते हैं इन चैप्टर्स में से भी आपकी मैम का पढ़ाया हुआ कितना आया विद प्रूफ। तो मैं इसमें कोई और किसी और भी बैच की पीपीटी या कुछ चीज़ नहीं लेके आई हूँ। टोटली उम्मीद की है, हो सकता है बहुत सारे स्क्रीनशॉट का टाइम भी हो उसमें। आप जाके वहाँ पे सुन भी सकते हो, लेक्चर देख भी सकते हो, और आप इनफैक्ट नोट्स भी देख सकते हो उम्मीद के। सो टोटली ये उम्मीद 2.0 से है। और सिर्फ इन्हीं लेक्चर, इन्हीं चैप्टर, पांच पांच चैप्टर की बात करी हूँ मैं। और देखते हैं इन 5 चैप्टर में से तुम्हारे मैम के पढ़ा हुए कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो ये था बेटा बायोटेक का। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मैंने ये आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको इल्यूशन के बारे में भी बताया था, स्टेनिंग के बारे में भी बताया था, और कैसे स्टेनिंग करते हैं और किस तरह से यूवी लाइट पास होती है तो आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं, और ये कलर भी दिखाया था। राइट। तो ये था आपका बेटा पहला क्वेश्चन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका बायोमोलिक्यूल्स का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट इको R1 का ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया है, रिकॉग्निशन साइट दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, और मैंने अपने भाई का नाम भी बताया था जिसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अगर उन बच्चों को याद होगा जिन्होंने ये लेक्चर लगाया था। राइट। सो यहाँ पर कंप्लीट मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ाई थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिपिड्स से, और ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ाया था। तो आप बोलोगे मैम इसके कहाँ पर हैं प्रूफ, अभी दिखाते हैं। एक एक लाइन बेटा मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में इसकी पढ़ाई थी, एक एक लाइन। पहला फॉस्फोलिपिड वाला है जो लेसिथिन, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले तो यही बताया था बेटा कि आपका ये इनसॉल्युबल होता है पानी में। और मैंने आपको बताया था कि लेसिथिन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। क्लासिफिकेशन पूरी करी थी बेटा हमने। यहाँ पर मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बताया था, और बताया था कि जब भी अनसैचुरेटेड हो तो ऑयल को याद करना, और जब भी सैचुरेटेड हो तो घी को याद करना। राइट। और यहाँ पे मैंने आपको मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड सब बनाने सिखाए थे। तो देखो इस सारी एक एक लाइन, मुझे नहीं लगता कोई लाइन यहाँ पे छूटी होगी, और डबल बॉन्ड्स वाला भी यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर आप देख सकते हो डबल बॉन्ड। तो ये सारी चीजें बेटा हमने डिस्कस करी थी। आई डोंट थिंक सो जिन बच्चों ने ये अगर सीरियसली लिया होगा उनका बायोमोलिक्यूल का कोई क्वेश्चन छूटा होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। ट्रांसपोसोम्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने एक जो अपलोड किया था सेकंड लास्ट चैप्टर आपकी उम्मीद सीरीज का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वहां पे मैंने आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ाया था। तो वहां पे मैंने बताया था कि सोर्स ऑफ द सेकंड डीएनए इज ईदर इट कैन बी ट्रांसपोसोम और इट कैन बी वायरल डीएनए। आप जाके लेक्चर में देख सकते हो इसको। तो जीन साइलेंसिंग ये बेटा इसका आंसर था। और साथ में मैंने श्योरिटी के लिए आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ रीड करवाया था, क्योंकि बच्चों को एनसीईआरटी इस चैप्टर की समझ में नहीं आती है। और यही सेंटेंस मैंने तभी बोला था, और देखो यहाँ अंडरलाइन भी करवाया था मैंने। सो ये मुझे लगता है जिन्होंने लेक्चर लगाया होगा उनका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। अगला फिर बेटा बायोटेक से है पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने बताया था कि इसमें हमें अब डीएनए की फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करना है, रेप्लिकेट कराना है, और ये इन विट्रो रेप्लिकेशन होती है। तो पहला सेंटेंस आई थिंक आपका हो जाना चाहिए, वर्ड टू वर्ड है एकदम। दूसरे में है बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। अगर आप यहां पर देख सकते हैं तो सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में यहां पर आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, इसके मिलता जुलता मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का किसका बना है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एंड बहुत से अगर आप ऑप्शंस देखोगे बेटा इसमें सेम भी है।
बहुत से ऑप्शन इसमें सेम भी है। तो ये रहा एक क्वेश्चन। अगला, जीन थेरेपी में मैंने आपको अगेन पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़वाया था एनसीईआरटी का कि इमोर्टल सेल्स के बारे में बताया था, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में परमानेंट क्योर होता है। तो एक एक लाइन ये पूरी इसी पैराग्राफ की है बच्चों, एक एक लाइन। तो जब लाइन ही एनसीईआरटी की उठानी है उन्होंने, तो उसको अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटी को। आगे बेटा हमने किया था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मैंने आपको ग्राफ रिजेक्शन और ऑटो इम्यूनिटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ाई थी, तो आई थिंक यहाँ पर हम एक चैप्टर और ऐड कर देते हैं। आई थिंक आई फॉरगेट टू ऐड वन मोर चैप्टर हेयर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी बेटा मैंने पढ़ाया था आपको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो टोटल हो गए 7 चैप्टर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर, उनमें से 6 चैप्टर्स का हम लेते हैं। फाइन। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको ऑटो इम्यूनिटी के बारे में भी बताया था, ऑटो इम्यूनिटी, और साथ में मैंने आपको सारे डिसऑर्डर्स लिखवाए थे। मैंने बोला था बेटा इसका क्वेश्चन आ जाता है, जाने से पहले एक बार ना नोट्स में से ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जरूर देख कर जाना। तो वही बात हुई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आ गया ना। तो ये भी आपको बेटा एकदम बिल्कुल लाइन टू लाइन एक हर चीज बताई थी। आगे अगला अगेन बायोटेक से है बेटा। बायोटेक में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में बताया था मैंने कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के बारे में बताते हैं, ये पहले भी आ चुका है, एक ही एग्जाम में पैलिंड्रोमिक के बारे में 2 क्वेश्चन देख लो। और साथ में मैंने बताया था कि ये लिटिल अवे, मतलब दूर जाकर रिकॉग्निशन सीक्वेंस से कट नहीं लगाते, वहीं पर लगाते हैं। ये मेरा एक्शन था, देखो कि अगर मान लो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है तो वो दूर जाके नहीं लगाएंगे। ये टाइप 1 और 3 का था, यहाँ पे मैंने टाइप्स बताए थे 1 2 और 3, राइट। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 को बिलोंग करते हैं। अगले में बेटा मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन करवाया था, बस यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, इधर उन्होंने क्या दे दिया कि बर्ड वो कौन सा है, फाइलम कौन सा, क्लास कौन सी है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप वाला सीधा क्वेश्चन क्रॉप और गिजार्ड का। और बार बार मैंने आपको एक चीज और बताई थी, देखो क्रॉप एंड गिजार्ड एक कॉकरोच में होता है, एक बर्ड्स में होता है, कॉकरोच में होता है और बर्ड्स में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया। 2 ये पीवाईक्यू था, पर हमने प्रैक्टिस किया था बच्चों। फिर वर्टिब्रेट्स की ये लाइन मैंने बेटा बोली थी, यहां पर आप जाके चेक कर सकते हो, वो लाइन मैंने बोली थी और फिर मैंने आपको वर्टिब्रेट्स का सब कुछ एक्सप्लेन किया था। यही लाइन मैंने बताई थी, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। 2 ही एनसीईआरटी ने भी लिखा है, पर हम ये बता रहे हैं कि कैसे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्लास में बोला जाता है, उसको कभी कभी सीरियस लिया करो। आप क्या करते हो, कभी कभी चीजों को सीरियस नहीं लेते, ठीक है एनसीईआरटी में बाद में पढ़ लेंगे, पर जब टीचर बोल ही रहा है तो वहीं पर उस चीज को याद कर लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे बेटा नोटोकोड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, तो ये एकदम लाइन टू लाइन वहां पर एग्जाम में आया है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन की 3 टाइप्स बताई थी मैंने आपको, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिस्ट्रप्टिव, और सबके एग्जाम्पल्स भी बताए थे मैंने आपको, अलग अलग क्राइटेरिया कर करके एग्जाम्पल भी बताए थे। एवोल्यूशन में अगला है एवोल्यूशन का, सीधी सारी की सारी एग्जाम्पल्स आई हैं, सीधी सारी की सारी एग्जाम्पल, राइट। आगे अगला है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब आप बोलोगे मैम आपने तो अकेला क्वेश्चन कराया, नहीं अभी आपको और प्रूफ बताएंगे। तो ये तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस वाला क्वेश्चन हो गया जो इसमें एक लाइन दी है। तो बेटा ये मैंने आपको पूरा समझाया था जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको ये पूरा बना के दिखाया था कि कैसे उन्होंने अलग अलग पेप्टाइड प्रोड्यूस करी थी, कैसे एली लिली ने अलग अलग पेप्टाइड प्रोड्यूस करी थी। और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ भी रीड करवाया था और ये भी बताया था कि ऐसी होती है। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं हमेशा हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को एनसीईआरटी क्लास में ही पढ़ा दूँ। कई बच्चों को पसंद आता है, कईयों को नहीं आता, बट देखो अब पसंद नापसंद की बात ही नहीं है ना, जब आप कंपटीशन में बैठे हैं। और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि जब हम स्लॉटर्ड एनिमल्स से, मरे हुए एनिमल से लेते हैं इंसुलिन, तो वो एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन और भी करवाया था मैंने इससे मिलता जुलता। फिर मैंने आपको इम्यूनिटी के टाइप्स बताए थे, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, एमनास्टिक, एन एमनास्टिक रिस्पॉन्स। आप देख सकते हो पहला एक्वायर्ड इम्यूनिटी का प्रॉपर यहाँ पे हर चीज लिखवाई थी मैंने आपको। दूसरा प्राइमरी एंड एमनास्टिक रिस्पॉन्स के सारे पॉइंट्स है, आप मैच कर सकते हो। और मैंने ये बच्चा भी बनाया था ताकि तुम्हें याद रहे कि वो बेचारा चिकन पॉक्स की एग्जाम्पल दी थी, है ना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। देखो जिन बच्चों ने लेक्चर अच्छे से लगाया ना, नोट्स बनाए हैं, उनका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। क्या लिखा है, ओनली 1 रिस्ट्रिक्शन साइट। तो मैम ने भी तो यही लिखा है, ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा, पर रिकॉग्निशन साइट भी 1 होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी की भी लाइन है। एनसीईआरटी कहती है, ये लाइन मैंने तब भी बोली थी कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, एक ही रिकॉग्निशन साइट होगा।
दूसरे का होगा, अगर होगा, हम कहते हैं कि अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होनी चाहिए। इको R1 की एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो पूरे प्लाज्मिड में, दो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने देखा होगा बैम H1 एक ही है, साल1 एक ही है, दो तो नहीं अलग अलग जगह पे। उससे क्या होता है, उससे ना बेटा क्या साइड इफेक्ट पड़ता है कि जब दो हो जाते हैं तो हो सकता है इंसर्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं और जाके लग जाए, तो आप उसको सिलेक्टेबल मार्कर पे फिर लगा नहीं पाओगे, और आप फिर ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो देखो सीधी लाइन आई है ये। तो आगे अगला बेटा ये किया था, इसमें थोड़ा मिसमैच है, कुछ और चैप्टर्स के भी हैं तो मैंने पढ़ाई नहीं, मैंने अपने वाले आपको प्रूफ दे दिए। बताया था ग्लाइकोजेनिक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, स्टोरेज की अलग कैटेगरी करी थी, स्ट्रक्चरल्स की अलग करी थी, और ये हमने पूरा चार्ट किया था प्रोटीन्स वाला, राइट। आगे फिर ये मैंने आपको बताया था कि डाइसेक्राइड कैसे बनता है। हमेशा एक एक बच्चे ने कमेंट भी किया बायोमोलिक्यूल्स में कि मैं एक लाइन बोलती हूँ, बायोमोलिक्यूल्स में पानी निकालना हमारा धर्म है। तो हर चीज में अगर वाटर रिमूव हो रहा है तो बेटा आपको उस पूरे कंपाउंड में, क्योंकि वो पूरा जो स्ट्रक्चर है डाइसेक्राइड है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो तो जो बना वो आपका माल्टोज होगा। ठीक है ना। कई बच्चों ने क्या कर दिया, उसको डबल कर दिया, बट ये भूल गए ये डिहाइड्रेशन है, इसमें वाटर को रिमूव किया जाता है, राइट। चलो, तो बेटा ये थे आपके सारे क्वेश्चन। सो इससे मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि देखो हम कितने महान टीचर हैं, हम ये हैं हम वो हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो उस पे आपको गौर करना चाहिए कि टीचर ये बात बोल रहे हैं तो जरूर कुछ होगा। देखो यहाँ पे जो भी टीचर हैं ऐसे तो नहीं है ना कि किसी को कुछ नहीं आता है या ऐसा है, सब आपके भले के लिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, ये करो वो करो। तो जब टीचर बोलता है तो उसको अच्छे से सुनना चाहिए, या टीचर बोलती है तो उसको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। और दूसरा मेरा बेटा मकसद ये था ये बताना कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आती है। और तीसरी बात मेरा ये भी एक छोटा सा पर्पस है, ज्यादा नहीं है, ये बताना उन लोगों को जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बस टीचर्स सुंदर सुंदर आ जाती हैं बनकर लिपस्टिक लगाकर, उनको कुछ आता तो है नहीं है और बस ऐसे ही करती है। बेटा मैंने कितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, सारे तो मैंने 11th-12th नहीं पढ़ाया ना। और बेटा 6 चैप्टर्स में से अराउंड 18 क्वेश्चन आए हैं, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने प्रॉपरली काउंट नहीं किया। अब आप ये देखो कि कहाँ पर देर इज अ डिफरेंस। मैं इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है वो बच्चे नहीं है, मेजरली बच्चे नहीं होते, बच्चे ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। बट जो इधर उधर के एंशंट लोग आ जाते हैं ना और वो बोलने लग जाते हैं, क्योंकि जब भी हम लेक्चर लेते हैं तो हम सुनते हैं कि अरे तुम टीचर हो जाके अपना खाना पकाओ, अरे तुम फीमेल हो तुम जाके अपना खाना पकाओ, लड़कियों का धर्म तो ये होता है, तुमने ये लिपस्टिक क्यों लगाई है, तुमने ऐसे क्यों किया है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, किसी और टीचर को सर को भेजो। तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर हम भी इक्वली मेहनत कर रहे हैं तो आपके सामने ये प्रूफ्स हैं, हम बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। सो दीज आर प्रूफ फॉर ऑल दोस पीपल जो ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ की टीचर्स को कुछ नहीं आता। तो जस्ट फॉर दैट, सिर्फ मेन मकसद तो मेरा यही था बेटा बताना कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को बाइबल माना करो, मैं बोलती हूँ ना, या जो भी ग्रंथ माना करो, जो भी हो तुम, ठीक है। तो ग्रंथ माना करो, उसको अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन को सीरियसली लो एंड लिखते जाओ एनसीईआरटी को। मैं तो कहती हूँ अगर तुमने आज से प्रिपरेशन शुरू कर दिया ना, अगर मान लो तुम्हें पता है तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तुम्हें नहीं मिलने वाली सीट, तो सारा रोना धोना तुम खत्म कर दो बस। अब तो हफ्ता, मैं कह रही हूँ ना, हफ्ता भी बहुत ज्यादा है, 2-3 दिन रोना धोना खत्म करो और बस शुरू हो जाओ। बायो तो कर सकते हो ना, तो बायो की एक एक लाइन लिखनी शुरू कर दो एनसीईआरटी की। और ऐसा नहीं है यार अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या हो गया, क्या बड़ी बात है। जब तुम 60 साल के हो जाओगे, तुमने इतना जीवन जी लिया, और उसके बाद तुम पता क्या सोचोगे, यार 1 साल से क्या फर्क पड़ रहा था, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा दोस्त आज जा रहा है मेडिकल कॉलेज में इस साल, तो तुम अगले साल चले जाओगे, हो सकता है अच्छे कॉलेज में चले जाओ। होता है, ऐसे होता है। जो बच्चे पहले ईयर में नहीं अच्छा कर पाते वो सेकंड ईयर में पहले वालों से भी अच्छा कॉलेज ले लेते हैं। तो कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी। अब तुम्हारे और बैचेस शुरू होंगे, उन बैच को लो, या फिर अपनी जो तुम्हें प्रिपरेशन शुरू करनी है, बस इतनी बात याद रखना, ये जो तुम साल लोगे ना, ये जो 1 साल और लोगे, वो तुम अपने लिए उधार ले रहे हो, अपने आप से, किसी और से नहीं। और उसको इतने अच्छे से यूज करना, यूटिलाइज करना, उसमें इतनी मेहनत करना कि जब एग्जाम के बाद रिजल्ट आए ना, तो वो साल 1 मिनट जैसा छोटा लगे, यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था, इतनी मेहनत करना तुम। तो बेटा यहीं पर बस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, यहीं आपका सेशन समाप्त करती हूँ। और
होप आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। जो बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लाइफ। और जो बच्चे अभी हैं हमारे साथ, जो बच्चे अभी मेहनत करेंगे, तो बेटा हम आपके साथ हैं, आपको और जम के मेहनत करवाएंगे, बस आप मेहनत करने वाले बनो। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।